नमस्कार दर्शकों, मैं मानवता त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं अनंत हांजी जी हमारे फेसबुक पेज पे अपने पार्ट 7 के साथ। सर आप कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार साथियों, भारतीय विज्ञान संचालक समूह के इस मंच पर आज हमारे प्रस्तुतिकरण का मुख्य जो टॉपिक होगा, जो बात हम कहना चाहते हैं आज, वो यही है कि यूनिवर्स क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों करता है, सृजन और विनाश दोनों करता है। तो सृजन और विनाश की इस प्रक्रिया में, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन की पूरी प्रोसेस में कैसे पूरा यूनिवर्सल सिस्टम काम करता है, और हमने जैसे कि आपके सामने प्रस्तुत किया पहले के जो हमारे एपिसोड है उनमें, कि एनिमेशन से हमने दिखाया कि यूनिवर्स कैसे ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेट करते हुए यूनिवर्स में सृजन कैसे होता है, विनाश कैसे होता है, कैसे आकाशीय पिंड बनते हैं और अपनी पूरी उम्र यानी पूरी आयु पूरा करके उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। तो सृजन और विनाश की इस पूरी विधि में क्या क्या होता है, ऐसा हमने बताया कि एक ब्लैक होल, एक तारे और सूर्य और गैस दानव ग्रह और पृथ्वी जैसे रॉकी ग्रह का अस्तित्व आता है, और किस तरह से ये पूरा समापन के बाद में धीरे धीरे ये यूनिवर्स जो है आकाशीय पिंडों के सृजन और विनाश की पूरी इस प्रक्रिया को चलाते हुए, तो आज हम जो कहना चाहते हैं, क्या यूनिवर्स अनंत काल तक इस प्रकार से सृजन करता रहेगा? क्या यूनिवर्स में क्रिएशन इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है, या एक लिमिट तक चलता है और उसके बाद में यूनिवर्स क्रिएशन करते करते समाप्त होने लगता है? और तो हमारे सामने, जैसे कि मैंने पूर्व के पार्ट में मैंने बताया कि यूनिवर्स जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो डैम्प्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, एक फोर्स्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। दो प्रकार के ब्रह्मांड की हमने कल्पना की है। एक ऐसा यूनिवर्स जो अनंत काल तक सृजन करता रहता है, और दूसरा ऐसा यूनिवर्स जो क्या है कि सृजन करता है और सृजन करते हुए, क्रिएशन करते हुए एक लिमिट तक क्रिएशन के बाद में फिर उसमें परिवर्तन ऐसा होता है कि यूनिवर्स धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। तो यूनिवर्स जब सृजन करता है तो उसमें जो एंट्रोपी होती है वो कम होती है, और ऊर्जा जो है, ऊर्जा की अव्यवस्था जिसको कहते हैं एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी बैलेंसिंग, तो वो क्या है कि ऐसी स्थिति में जब एंट्रोपी कम होती है तब क्या होता है कि यूनिवर्स का जो एनर्जी होता है वो कम होता है। अब हम ऐसे यूनिवर्स के सृजन और विनाश की एक कल्पना कर रहे हैं, जिसमें दो प्रकार के यूनिवर्स, पोस्ट ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, एक ऐसा यूनिवर्स जो अनंत काल तक थकता नहीं है, सृजन करता रहता है, और उसमें डिस्ट्रक्शन भी होता है, विनाश भी होता रहता है, सृजन होता रहता है, विनाश होता रहता है, ये क्रम चालू रहता है। लेकिन एक अलग बात और हम कह रहे हैं, डैम्प्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, जैसे पेंडुलम दो प्रकार की ऑसिलेटिंग मोशन करता है। एक तो होता है कि पोस्ट ऑसिलेटिंग और दूसरा होता है डैम्प्ड ऑसिलेटिंग। पोस्ट का मतलब यह है कि लगातार उस पे ऑसिलेशन का दबाव बना रहता है, बल लगा रहता है, और डैम्प्ड का मतलब यह है कि वो धीरे धीरे मंद पड़ने लग जाता है, अवमंदित दोलन। तो ऐसा यूनिवर्स जो डैम्प्ड है, जो धीरे धीरे सृजन करने के बाद में जब विशाल संख्या में ब्लैक होल, तारे, गैलेक्सियां और इस प्रकार से ग्रह, चंद्रमा और यूनिवर्स में ये सब बहुत भारी संख्या में बढ़ने लग जाते हैं, और यूनिवर्स फुल ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो जाता है,
तो यूनिवर्स का ऑसिलेशन धीमा पड़ने लगता है और यूनिवर्स में एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऊर्जा की अव्यवस्था इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यूनिवर्स नष्ट होने लगता है। क्योंकि यूनिवर्स में हम एक भाषा में कहें, अपने देसी अंदाज में कहें, यूनिवर्स में कचरा बढ़ता जाता है। बहुत ज्यादा कचरा होने के कारण यूनिवर्स क्या है कि अवमंदित होने लगता है, धीमा पड़ने लग जाता है और नष्ट होने की तरफ चलने लगता है। इस तरह से यूनिवर्स का ऑसिलेशन समाप्त होने लगता है और यूनिवर्स जो पहले जो ऑसिलेशन करता था वह अब धीमा पड़ने लगता है। तो इन दोनों को हम चित्र के द्वारा दिखाना चाहते हैं आपको। तो मैं यहाँ पे आपके सामने देखिए चित्र के द्वारा बता रहा हूँ। ये इस तरह से ये जो आपको चित्र दिखाया है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो ऑसिलेशन है आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा निकट लेके आता हूँ कि इस तरह का यूनिवर्स जो है, जो ऑसिलेट करता है, ये देखिए, ये इस तरह का यूनिवर्स जो ऑसिलेट करता है, ये ऑसिलेशन जो होते हैं इनको पोस्ट ऑसिलेशन कहते हैं, जो चलते रहते हैं, यानी यूनिवर्स तो ऑसिलेट लगातार करता रहता है। इस तरह के ऑसिलेशन से यूनिवर्स में क्रिएशन और डेस्ट्रक्शन अनंत काल तक चलते रहते हैं और वो कभी भी नष्ट नहीं होते। तो साथियों, ये जो ऑसिलेशन आपको दिखाया गया है इस तरह से, इनको मैं पोस्ट ऑसिलेशन कहता हूँ और इनका कभी अंत नहीं होता है, ये अनंत काल तक चलते रहते हैं। और ऐसा यूनिवर्स जो डैम्ड होता है उसको भी हम समझा रहे हैं कि यूनिवर्स, ऐसा यूनिवर्स जो डैम्ड होता है उसमें किस प्रकार से क्रिएशन और डेस्ट्रक्शन जो है, अब हम देखिए आपके सामने ये जो यूनिवर्स है ये अनंत काल तक सृजन करता रहता है। इस तरह का यूनिवर्स जो है आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं, इस तरह का यूनिवर्स जो है अनंत काल तक नहीं होता है, बल्कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के अनुसार इस तरह से धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और इसमें ऑसिलेशन जो है वो लगातार नहीं चलते, बल्कि ये अवमंदित होने लगते हैं, ऐसे जैसे इस ग्राफ में हमने ढलान के द्वारा ऐसे दिखाया है। इस तरह का यूनिवर्स जो है धीरे धीरे क्या है कि ऑसिलेट करते हुए धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, क्योंकि उसमें इतनी विशाल संख्या में जो है आकाश गंगाएं, ग्रह, तारे, इतनी विशाल संख्या, उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है, यूनिवर्स जो है वो क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो धीमा पड़ जाता है। इस तरह से धीमे पड़ते पड़ते वो नष्ट होने लगता है। तो यूनिवर्स जो है अनंत काल तक नहीं रहता। जो इस प्रकार का जो यूनिवर्स है, तो साथियों, ये जो इस प्रकार से आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं दो प्रकार के यूनिवर्स, एक तो फोर्थ यूनिवर्स, एक डैम्प्ड यूनिवर्स। और फोर्थ यूनिवर्स जैसा कि मैंने बता दिया है कि वो क्या है कि उनका टाइम पीरियड जो होता है वो अनंत काल तक का होता है, जबकि डैम्प्ड यूनिवर्स होता है उनका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो होता है पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है। इस तरह से ये दो प्रकार के यूनिवर्स आपके सामने मैंने बताए हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो है इस तरह से जो सृजन और विनाश करता है, तो इस तरह का यूनिवर्स जो क्रिएशन और डेस्ट्रक्शन करता है वो उसका तरीका क्या होता है। तो दो प्रकार के यूनिवर्स, डैम्प्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स एंड पोस्ट ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। तो अब हम जो बात करना चाहेंगे, पहले मैं एक बार फिर दोबारा आपको चित्र दिखा देता हूं। ये देखिए इस तरह से ये जो यूनिवर्स है, सॉरी, ये जो यूनिवर्स का आप चित्र देख रहे हैं ऑसिलेशन का, इस प्रकार के ऑसिलेशन को हम फोर्थ ऑसिलेशन कहते हैं। और जब इस प्रकार का यूनिवर्स जो है क्रिएशन करता है, तो वो क्रिएशन क्या है कि अनंत काल तक चलते रहते हैं। और दूसरा वाला जो यूनिवर्स है वो आपके सामने इस तरह से ये जो
तरीका बताया है हमने। ये वाला यूनिवर्स जो है, इसको डैम्प यूनिवर्स कहते हैं, जो ऑसिलेशन जिसके बढ़ते जाते हैं और फिर धीरे धीरे घटते जाते हैं। तो साथियों, आज हमने जो आपके सामने दो यूनिवर्स की कल्पना बताई है, ये दोनों यूनिवर्स जो है क्रिएशन दोनों करते हैं, लेकिन दो तरीके के यूनिवर्स आपके सामने बताए हैं। अब हम बात करेंगे मल्टी यूनिवर्स की। तो मल्टी यूनिवर्स जो है, जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है, हमने कहा कि ये बिग बैंग जो है इसमें नहीं था। ऐसा बिग बैंग की हम कल्पना नहीं करते जिसमें बिंदु से शुरू होता है और अनंत काल तक चलता रहता है। ऐसे यूनिवर्स की हम कल्पना नहीं करते। हम कैसे यूनिवर्स की कल्पना करते हैं, ये हम बताना चाहेंगे कि हम ऐसे यूनिवर्स की बात करते हैं जो धीरे धीरे, तो जो बिंदु से, जो अनंत घनत्व का बिंदु सिंगुलरिटी से और फिर वो इनफाइनाइट तक एक्सपेंड होता है, ऐसे यूनिवर्स की बात नहीं करते। हम ऐसे यूनिवर्स की बात करते हैं जो एक लिमिट से शुरू होता है, बिंदु से शुरू नहीं होता है, और ना ही इनफाइनाइट तक वो फैलता है। तो हाँ, और उसमें गैलेक्सियों और तारों और ब्लैक होल तारों और ग्रहों का निर्माण हम एक अलग तरीके से समझा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि हम जो क्रिएशन और डेस्ट्रक्शन की प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं। हम बिग बैंग के अनुसार क्रिएशन और डेस्ट्रक्शन को नहीं समझा रहे हैं। गैलेक्सियां कैसे बनती है, ब्लैक होल कैसे बनते हैं, तारे कैसे बनते हैं, ग्रह और इस प्रकार से चंद्रमा कैसे बनते हैं, हम एक, हमारी इसमें इमेजिनेशन एक डिफरेंट है, और हम ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की अवधारणा के अनुसार हम अलग तरीके से हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो साथियों, अब हम नेक्स्ट जो बात करना चाहेंगे वो ये है कि मल्टी यूनिवर्स जो है, जो हमारे यूनिवर्स जो है, वो एक बड़े विशाल यूनिवर्स के अंदर अनेक यूनिवर्स के साथ में जो मल्टी बिग यूनिवर्स है, उसमें क्या है कि अपने मल्टी यूनिवर्स के साथ में मोशन करता है। वो बड़ा भीमकाय, जो गिगेंटिक, जो विशाल आकार का जो यूनिवर्स होता है, वो भी कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करता रहता है, और उसमें भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होती है। तो उसकी भी जमावट जो है कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के रूप में होती है। तो उस जो मल्टी यूनिवर्स में इस यूनिवर्स की तरह अनेक यूनिवर्स होते हैं, और वो यूनिवर्स सभी उस बड़े भीमका यूनिवर्स में ऑसिलेटरी प्रोसेस के अनुसार जो है मोशन करते हैं। फिर वो बिग यूनिवर्स जो है, उस वो भी किसी अन्य यूनिवर्स के अंदर है। तो इस तरह से इनफाइनाइट तक हम सोच सकते हैं कि मल्टी यूनिवर्स की जो हमारी सोच है वो ये है कि इस यूनिवर्स की तरह अनेक यूनिवर्स है, और जिसमें ये अनेक यूनिवर्स है वो यूनिवर्स खुद अनेक यूनिवर्स में है। इस तरह से वो जो यूनिवर्स है वो खुद अनेक यूनिवर्स में है। इस प्रकार से हम ये सोचते हैं कि हम मल्टी यूनिवर्स की बात सोचते हैं, और ये जितने भी यूनिवर्स है वो क्या है, दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में ऑसिलेट करते रहते हैं। तो साथियों, आज हम जो बात कह रहे हैं उसमें जो अब नई बात हम कहना चाहते हैं, तो हमने चार्ट के द्वारा भी आपके सामने ये बात रखी है। एक जैसे कि मैंने आपको ये चार्ट दिखाया है, और इस चार्ट के माध्यम से मैंने अपनी बात समझाई है कि एक सबसे पहले जो दोलन से जो ब्लैक होल बनता है, फिर ये ब्लैक होल है तारों में, तारों से फिर सूर्य में, सूर्य से फिर गैस दानव ग्रहों में, गैस दानव ग्रहों से फिर रॉकी ग्रहों में, फिर पृथ्वी में, और फिर दूसरे ग्रहों में। फिर इस तरह से ये धीरे धीरे क्या है कि अनेक रॉकी ग्रहों से चंद्रमाओं में, चंद्रमाओं से फिर
कॉमेट से फिर एस्ट्रॉइड से फिर मीटरॉइड में ब्रेक होकर के फिर ये ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये हमारी पूरी इसमें जो सोच है इसके पीछे कि ये इस तरह से यूनिवर्स जो है ये आपके सामने हमने बताई है। तो साथियों, अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा यूनिवर्स जो आपके सामने मैंने बताया है, इसका इवोल्यूशन कैसे होता है, किस तरह से। जैसे कि मैंने बताया है कि हमारी हमारी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की अवधारणा ऐसी नहीं है, इस तरह की नहीं है। यूनिवर्स जो है केवल एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, केवल मात्र यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अनुसार नहीं चलता है। जैसा कि इस चित्र में ये गूगल से हमने किया है, और ऐसे चित्र जो है जिस पर क्या है कि बड़े बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट सोच रहे हैं कि यूनिवर्स जो है ऐसे बिहेव करता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए इस तरह से। तो यूनिवर्स जो है इस तरह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं, बल्कि एक्चुअल में क्या है कि हम जो बात बता रहे हैं कि यूनिवर्स कैसे जो हमने बताया एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक भिन्न तरीका, जिसमें वेरिएबल ऑब्लेटनेस की मतलब ऑब्लेट शेप चेंज होती है। यूनिवर्स की जो ऑब्लेट शेप है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। तो एक बात ये, दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो हमने यूनिवर्स का स्ट्रक्चर इस तरह से सोचा है कि उसके अंदर जो है ऑब्लेट शेप है वो कैसे बिहेव करती है, और ऑब्लेट शेप को अगर ऐसे क्रॉस सेक्शन देखें कट करते हुए बीच में से, तो वो कैसे ऑसिलेट करता हुआ, इस तरह से आपके सामने हमने ये चित्र बताया है। तो इसमें हमने इन चित्रों के माध्यम से ये समझाया है कि यूनिवर्स जो है उसमें एनर्जी और मैटर और एनर्जी जो है किस प्रकार से सेंटर की ओर ड्रैग होती है, खिंचती है, और ड्रैग होने से वहां पे किस प्रकार से एक ब्लैक होल बनता है। इस तरह से हमने ये हाइपरबोलॉइड और ऑबलेट की बात सोची है। तो आपके सामने ये जो हमने ये बताया है, ये चित्र बता, इसमें ये हाइपरबोलॉइड है। तो इस तरह से ये ट्विस्ट और टाइट होते हुए मैटर और एनर्जी सेंटर की तरफ ड्रैग होती है, और इस तरह से अनेक ब्लैक होल तारे इस तरह से बनते हैं। अब प्रश्न ये है कि इसका पूरा जो चार्ट है वो इस तरह से है। तो कंप्लीट चार्ट जो है इसका, कि जब यूनिवर्स इस तरह से ऑसिलेट करेगा, यूनिवर्स जब इस प्रकार से ऑसिलेट करेगा, तो आप सोचिए कि उसमें क्रिएशन कैसे होगा। ये देखिए, अब इसमें जब ब्रह्मांड इस प्रकार से ऑसिलेट करेगा, ट्विस्ट टाइट होते हुए वो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फेरॉइड के बीच में दोलन करेगा, तो इस प्रकार से सेंटर में एक ब्लैक होल बनेगा। फिर वो ब्लैक होल, फिर ब्रह्मांड वापिस लूज होगा, तो वो ब्लैक होल है वो इस तरह से सेंटर से हट जाएगा, इस तरह से हट जाएगा, और इस तरह से फिर ब्रह्मांड फिर ट्विस्ट टाइट होगा, फिर लूज होगा, इस तरह से तीसरा ब्लैक होल, फिर इस प्रकार से चौथा ब्लैक होल। इस प्रकार से यूनिवर्स का इवोल्यूशन होता जाता है, और इस प्रकार से एक से अनेक अनेक ब्लैक होल बनते जाते हैं, और उनके साथ में भीमकाय गैलेक्सीज होती है। इस तरह से आपको बताया है हमने ये चार्ट के द्वारा माध्यम से कि यूनिवर्स जो है इस प्रकार से क्रिएशन, और ये देखिए, ये देखो इस तरह से। तो साथियों, ये चार्ट दिखाने का हमारा पर्पज यही है कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे होता है, यूनिवर्स कैसे सृजन और विनाश की पूरी प्रोसेस को तो हम ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स में जो विशाल संख्या में ये जो आकाशीय पिंड बनते हैं, तो अब हमारा ये कहना है कि ये जो पूरी प्रोसेस है, क्रिएशन और डेस्ट्रक्शन की पूरी जो प्रोसेस है, उसको हम क्लियर करना चाहेंगे कि अब इस प्रकार से डैम्ड और पोस्ट ऑसिलेशन की बात करने के बाद में हम ये कहना चाहेंगे कि यूनिवर्स का जो ये चार्ट है, जो हमने पहले भी आपको दिखाया है और अभी भी दिखा रहे हैं,
तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑसिलेशन से, फिर सेकंड ऑसिलेशन से, फिर इस प्रकार से अनेक ऑसिलेशन से ब्रह्मांड जो है सर्जन करता रहता है, क्रिएशन करता रहता है, और उसमें आकाशीय पिंड बनते हैं, और उनकी आयु कंप्लीट होने के बाद में वो किस प्रकार से ऐसे नष्ट होते जाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट चार्ट बताने के बाद में हमने कहा कि केवल ऑब्लेट से ऑब्लेट के बीच में या स्फीयर से स्फीयर के बीच में यूनिवर्स जो है ऑसिलेशन नहीं करता, बल्कि यूनिवर्स जो है वो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयर के बीच में ऑसिलेशन करता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है? इसके पीछे ये लॉजिक है कि अगर यूनिवर्स केवल स्फीयर से स्फीयर ऑसिलेशन करेगा तो कुछ बनेगा नहीं, वापिस बिखर जाएगा, या ऑब्लेट से ऑब्लेट के बीच में या किसी प्रोलेट या प्रोलेट के बीच में, ऐसा तो संभव है नहीं। इसके लिए हमने ये सोचा है कि यूनिवर्स जो है दो भिन्न कन्फोकल, इससे यूनिवर्स जो है ऐसे ट्विस्ट और टाइट होके जैसे बोतल का ढक्कन टाइट करते हैं और कसते हैं, इस तरह से पूरा मैटर और एनर्जी जो है कसते हुए ड्रैग होती है और सेंटर की तरफ, और इस तरह से कसते हुए पूरा टाइट हो जाता है, और सेंटर पर एक बड़ा विशाल आकार का ब्लैक होल बनता है, उसके साथ में गैलेक्सी होती है। इस तरह का यूनिवर्स जब लूज होता है वापिस, तो वो सेंटर से जो वो बना हुआ ब्लैक होल युक्त गैलेक्सी है वो हटने लगता है। इस तरह से दोबारा फिर ऑसिलेशन करता है तो एक नया ब्लैक होल बनता है, उसके साथ में भीमकाय गैलेक्सी होती है, वो लूज होने के कारण वो स्पाइरल पाथ में फिर हटता जाता है। इस तरह से अनेक ब्लैक होल बनते जाते हैं, और विशाल संख्या में ब्लैक होल बनते हैं। वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, समय के साथ में वो ब्लैक होल तारों में बदलने लगते हैं, भीमकाय तारों में बदलने लगते हैं। और अब हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे यूनिवर्स जो डैम्प्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, उसमें ये जो पूरा चित्र बताया हमने चार्ट, ये देखिए कि यूनिवर्स को कैसे हम ऑब्लेट के बीच में सोचते हैं। तो इस प्रकार का यूनिवर्स जो है उसका चित्र हमने दिखाया है, देखिए। और अब हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे होता है, यूनिवर्स में विकास कैसे होता है, कैसे आकाश गंगाएं, कैसे ब्लैक होल तारे बनते जाते हैं। ये जो चित्र है, इस प्रकार के चित्र में हमने ये समझाने का कोशिश किया है कि पहले एक ब्लैक होल बनता है सेंटर में, फिर यूनिवर्स में वो ब्लैक होल सेंटर से हटता है, फिर दूसरा ब्लैक होल बनता है, फिर तीसरा ब्लैक होल। ये ब्लैक होल सेंटर से हटते जाते हैं, दूर हटते जाते हैं, जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता है तो यूनिवर्स फिर वापस कॉन्टेक्ट होता है। इस प्रकार से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से, इस प्रकार से यूनिवर्स में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने से यूनिवर्स में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता है। तो हम जो सोच रहे हैं यूनिवर्स की बात, जिस तरीके से सोच रहे हैं उसमें ब्लू शिफ्ट भी होता है, रेड शिफ्ट भी होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा जो 2025 में जो शोध पत्र प्रकाशित किया गया, वो आपको मैंने दिखाया था कि यूनिवर्स की टोटल आयु कितनी है। मतलब अब तक 13.8 बिलियन वर्ष हो चुकी है, और आगे और कितना यूनिवर्स जो है एक्सपेंड होता रहेगा, क्योंकि खगोल शास्त्री और ब्रह्मांड विज्ञानी जो है वो सोचते हैं कि यूनिवर्स जो है वो उसकी आयु पॉइंट मास से लेकर के अभी तक जितना वो एक्सपेंड हुआ है, वो आयु 13.8 बिलियन वर्ष है, और आगे 20 बिलियन वर्ष तक वो आगे फैलता रहेगा। नहीं सॉरी, आगे और है आयु, और इस दौरान यूनिवर्स में एक्सीलरेटिंग मोशन जो है धीमी पड़ जाएगी और यूनिवर्स जो है क्रंच होने लगेगा। इस तरह से जो सोच रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञानी या कॉस्मोलॉजिस्ट, तो हमारी जो सोच है इसमें ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की, वो ज्योमेट्रिकली रूप से हम एक नए तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड होता है तो एक लिमिट से शुरू होता है, ना कि पॉइंट मास से शुरू होता है। जैसे कि रोजर पेनरोज कहते हैं बिग बैंग से पहले भी कुछ था, और बिग बैंग के बाद में क्या होता है, कैसे यूनिवर्स वापस सिकुड़ने लगता है। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स के नियम से फिर क्या है कि ये जो यूनिवर्स जो है इसकी एक लिमिट तक ही एक्सपेंडिंग
कैपेसिटी होगी, उसके बाद में यूनिवर्स क्या है कि वापिस रिवर्स चलने लगेगा। और क्योंकि कुछ आकाश गंगाओं को देखा गया है, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी पास में आ रही है, ऐसी अनेक गैलेक्सियां हैं जो पास में आ रही है, एनजीसी गैलेक्सियां हैं जो एक दूसरे के निकट आ रही है। और ऐसा भी पता चला है कि कई गैलेक्सी ऐसी है जो दूर हट रही है। तो बिग बैंग की अवधारणा कैसे आई और कैसे गैलेक्सियां दूर हट रही है एक दूसरे से, रेड शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि सबसे पहले एडविन हबल ने ये ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सियां वेग और दूरी के अनुपात में, जिसमें एक हबल कांस्टेंट भी इंसर्ट हुआ है, कि उसके अनुसार क्या है कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर हटती हुई वेग और दूरी के अनुपात में एक्सपेंड हो रहा है। तो इसको बिग बैंग नाम दिया गया। लेकिन अब आज के समय में जो शोध कार्य चल रहे हैं, जिनके अनुसार पता चल रहा है कि ऐसी अनेक गैलेक्सियां हैं जो एक दूसरे के निकट आ रही है, और ब्रह्मांड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की कल्पना इसी तरह से हुई कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो साथियों, अब हम जो कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये यूनिवर्स जो है, इसमें ऑसिलेशन की बात हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि आकाशीय पिंड जितने भी है, उनकी ऑब्लेटनेस चेंज होती है, उनकी आकृति बदलती है, उनकी ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो चेंज होती है। दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट के बीच में हमारी सोच जो है क्यों आई है? क्योंकि सूर्य जो है उसकी आकृति बदलती है, पृथ्वी की भी बदलती है, अन्य ग्रहों की बदलती है, दूसरे तारों की भी बदलती है। ब्रह्मांड में ऐसे अनेक तारे हैं जो ऑब्लेट शेप के हैं, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, उनकी पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस चेंज होती है। हमारा जो सूर्य है 6 किलोमीटर तक बल्गिंग होता है और 6 किलोमीटर तक फ्लैटनिंग होता है। इस तरह से हमारा जो सूर्य जो है पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस उसकी चेंज होती है। अब हम यही बात कहते हुए आपको, जैसे कि पिछले एपिसोड्स में हमने बात बताई कुछ एनिमेशन के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से, अब हम जो बात आपको जो एक नए तरीके से समझा रहे हैं कि मल्टी यूनिवर्स की बात, और साथ में क्या है कि ऑसिलेशन की बात, साथ में हम दो प्रकार के यूनिवर्स की कल्पना करते हैं, पोस्ट ऑसिलेटिंग यूनिवर्स और डैम्प्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। और इसमें हमारा ये नवाचार है कि डैम्प्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स जो लगातार क्रिएशन करता रहता है, तो वो कोई अनंत काल तक नहीं रहता है, तो अनंत काल तक ऑसिलेशन नहीं चलते हैं। धीरे धीरे यूनिवर्स जो है उसका ऑसिलेशन धीमा पड़ता जाएगा, और इस प्रकार से धीरे धीरे वो सृजन जो प्रोसेस है वो धीमी पड़ती जाएगी, और यूनिवर्स जो है वो नष्ट होने लगेगा। इस तरह से हम ये सोचते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पीना चाहूंगा, गर्मी ज्यादा है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के, डैम्प्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। और इस डैम्प्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात करते करते हमारे सामने अब जो एक नई स्थिति बन गई है। तो डैम्प्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात करते हुए हमने बताया है कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे होता है, यूनिवर्स का विकास कैसे होता है, और यूनिवर्स का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे हम सोचते हैं कि एक ऑब्लेट अनेक ऑब्लेट, और उनमें हाइपरबोलॉइड, अनेक हाइपरबोलॉइड, और इस तरह से हम ये सोचते हैं कि यूनिवर्स में किस प्रकार से एक मंथन होता है, ट्विस्टिंग होता है, एक स्प्रिंग की तरह कसता है, और कसते हुए उसके सेंटर में जो ब्लैक होल बनते हैं। इसका हमने चार्ट आपके सामने रखा कि पूरा चार्ट क्या है, और इस प्रकार से यूनिवर्स का जो विकास होता है। तो अब हम जो आपके सामने मूल बात पर आना चाहते हैं वो यही है कि यूनिवर्स का अंत कैसे होगा, उसका समाप्त कैसे, यूनिवर्स जो है अंत से नष्ट हो जाएगा और सभी आकाशीय पिंड जो है बनने बंद हो जाएंगे। तो शुरुआत कैसे होती है और कैसे अंत होता है। कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि इसके लिए आप कुछ आंकड़े या
आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, कैसे ये पूरी प्रोसेस जो है अंततः समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हमने अभी कैलकुलेशन की बात तो रखी नहीं है, लेकिन हमने जितना इमेजिनेशन किया है, हमने जितना सोचा है, वो यह है कि फाइनली द यूनिवर्स एंड, ये जो यूनिवर्स जो है अंततः समाप्त होगा, तो उसमें समाप्त होने से पहले उसमें जो पूरा जो सृजन और विनाश की प्रोसेस है, वो पूरी किस प्रकार से समाप्त हो जाएगी, और धीरे धीरे यूनिवर्स जो है, ये जो बिग बैंग का जो चित्र बटाया जाता है, हम बिग बैंग के स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। एक समय बिग बैंग की बात नहीं, बल्कि कोल्ड बैंग की, हॉट हॉट यूनिवर्स की बात नहीं, बल्कि कोल्ड यूनिवर्स की बात सोची जाने लगी कि यूनिवर्स स्टेडी स्टेट, यानी कि धीमी गति से यूनिवर्स का में सृजन होता है। इस प्रकार से फ्रेड होयल और जेट नार्लिका, जियोफ्रे बर्बीज और ऐसे अनेक कॉस्मोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने क्या है कि क्वेजी स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी की बात सोची कि मिनी बैंक्स भी होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मांड में क्या ऐसा नहीं है केवल सेंटर में ही केवल बनता है, बल्कि मिनी बैंक्स की बहुत बड़ी रोल होता है, भूमिका होती है। तो अब क्या है कि स्थिति ये है कि हम जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स में बात कर रहे हैं, उसमें क्रिएशन को हम एक डिफरेंट स्टाइल में हम सोच रहे हैं, एक नए स्टाइल में हम एक बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो है उसमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन बहुत ही मैथमेटिकली ढंग से कि यूनिवर्स में जो एनर्जी और मैटर है उसकी जमावट कैसी है। पहले तो ये बात सोचने की है कि यूनिवर्स में जो मैटर और एनर्जी है वो इस अस्त व्यस्त होकर बिखरी हुई नहीं है, उसका एक ज्योमेट्रिकल व्यवस्था है, उसकी एक सिस्टमेटिक जो व्यवस्था है उसको हमें सोचना होगा। ऐसा सोचना क्यों होगा? क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास जितने भी ग्रह है, चंद्रमा है, हमारे आसपास जितने सूर्य और तारे हैं, उनको जहां तक ऑब्जर्व किया गया है, उनमें जो लेड फॉर्म में जो मैटर और एनर्जी का डिवीजन है, और इसी प्रकार से लेड फॉर्म में ग्रहों तारों सभी का में ऐसे लेड फॉर्म में है, यानी अनसिस्टमेटिक नहीं है। वो भी क्या है कि ग्रह तारे जितने भी है और चंद्रमा जितने भी है वो ऑब्लेट शेप के हैं। तो ऑब्लेट शेप और प्लस क्या है कि लेड फॉर्म तो कंसेंट्रिक नहीं होगा बल्कि कन्फोकल होगा। तो हमने इस तरह से ये मैथमेटिकली ये सोचा कि कल्पना की कि यूनिवर्स भी जो है उसमें भी मैटर और एनर्जी, जिसको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कह सकते हैं, वो अनसिस्टमेटिकली या अव्यवस्थित रूप से ब्रह्मांड में बिखरी हुई नहीं है। तो किस रूप में है? तो वो हमने बताया कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से अनेक ऑब्लेट, जैसे एक प्याज होता है उसमें अलग अलग लेड फॉर्म में छिलके होते हैं, इसी प्रकार से क्या है कि एक जैसे कि एक ओनियन की बात सोची, तो इसी रूप में हम ब्रह्मांड की बात सोचते हैं कि ब्रह्मांड भी क्या है कि अनेक ऐसे ऐसे परतों में विभक्त है। तो वो परतें किस बनी हुई है, वो लेयर्स जो है वो कैसी बनी हुई है, उनकी ज्यामितीय संरचना कैसी है। तो ब्रह्मांड के उन ऑब्लेट को एक ऑब्लेट के साथ एक हाइपरबोलॉइड, और इस प्रकार से अनेक ऑब्लेट के साथ अनेक हाइपरबोलॉइड, जैसा कि पहले मैंने एनिमेशन से मैंने पार्ट 5 में और पार्ट 6 में मैंने दिखाया, और आपने देखा कि ऐसे हाइपरबोलॉइड की और ऑब्लेट की संरचना में मैटर एनर्जी जब ब्रह्मांड में स्थापित है, व्यवस्थित है, तो ऐसा ब्रह्मांड जो है उसमें क्या है कि सृजन कैसे होगा? तो सृजन इस तरह से होगा कि दो भिन्न कन्फोकल ऑब्जेक्ट के बीच में ऑसिलेट करता हुआ यूनिवर्स हम सोचते हैं। यूनिवर्स एक्सपेंड भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हम ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की हमारी इस नई अवधारणा के अनुसार हम समझा रहे हैं, और इस अवधारणा के द्वारा हमारी ये सोच सामने आती है कि ब्रह्मांड में क्या है कि एक स्टैटिक ब्रह्मांड नहीं, स्थिर ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि चेंज होता हुआ ब्रह्मांड है। तो जैसा कि न्यूटन और आइंस्टाइन सोचते थे, हमारी सोच जो है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की अलग तरह की है। अभी वर्तमान में इतने कॉस्मोलॉजिस्ट है
उन्होंने अपनी अपनी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की सोच को प्रकट किया है। मैंने आपके सामने पुस्तकें दिखाई कि रोजर पेनरोज की बात और इसी प्रकार स्टार हार्ट ट्यूरो की बात, और इसके अलावा और भी अनेक ऐसे लोग हैं। हमारे देश के महान वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर साहब भी ऐसे ही सोचते थे, और उनकी पुस्तक भी मैंने पढ़ी, डिफरेंट अप्रोच टू कॉस्मोलॉजी, जिसमें उन्होंने क्वेजी स्टेट कॉस्मोलॉजी का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो तो साथियों, आज के प्रस्तुतिकरण में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मल्टी यूनिवर्स की बात। जितने भी मल्टी यूनिवर्स है वो सब दो भिन्न कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फीयरोइड के बीच में दोलन करते हैं। उनमें मैटर और एनर्जी जो है कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फीयरोइड के रूप में एस्टेब्लिश है, अस्त व्यस्त होकर के बिखरी हुई नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्स के बारे में हमारा हिंदू माइथोलॉजी में ये पहले से एक अवधारणा थी कि यूनिवर्स जो है उसका नेचर साइक्लिक है, उसमें सर्जन होता रहता है और विनाश होता रहता है। तो उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन और फ्राइडमान के द्वारा प्रस्तुत की यूनिवर्स जो है कितना एक्सपेंड होगा, अंततः ये वापस ही उड़ने लगेगा, ऐसा सोचा गया। उसमें उन्होंने लैम्डा पैरामीटर के द्वारा ये समझाने का कोशिश किया। तो आइंस्टाइन की जो फील्ड इक्वेशन है उसमें ऐसा बताया गया है। उसके बाद में मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान में हम धीरे धीरे ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात भी हम कर रहे हैं। यानी कि हम सभी आकाशीय पिंड हो, सभी ग्रह, चंद्रमा, तारे और इस प्रकार से ब्लैक होल, गैलेक्सी, सभी के ग्रेविटेशन की जो कॉमन बात बताई समझ में आती है, तो एक ही बात समझ में आती है कि सभी का जो ग्रेविटेशन नेचर है वो कोई स्पेस फैब्रिक में इस तरह से नहीं है कि मास जो है जैसे एक कपड़ा है उसके ऊपर रख दिया तो वो दबाता है स्पेस फैब्रिक को, इस तरह से ऐसा नहीं है। और ग्रेविटेशन वेव के बारे में जैसा कि बताया जाता है कि ग्रेविटेशन वेव जो है वो इस प्रकार से दो भिन्न ब्लैक होल के मर्जिंग से या न्यूट्रॉन स्टार के मर्जिंग से उत्पन्न होती है। तो ग्रेविटेशन वेव को हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं कि यूनिवर्स जो है उसमें जब ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार इस प्रकार से ऑसिलेट करते हैं, ट्विस्ट टाइट होते हैं, दो भिन्न कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फीयरोइड के बीच में दोलन करते हैं, तो उससे थ्री में, थ्री डायमेंशन में, त्रिविम में किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि स्पेस फैब्रिक कोई पर्दा नहीं, चंद्रा नहीं है, चंद्र नहीं है, ना कोई तालाब है, बल्कि क्या है कि उसमें जो है वो थ्री डायमेंशन। वर्तमान में ऐसे कई यूट्यूब चैनल है जो वीडियो के द्वारा ऐसी बात को समझा रहे हैं। तो साथियों, हम जो हमारा जो तरीका है यूनिवर्स के में ग्रेविटेशन वेव की उत्पत्ति का एक अलग तरीका है। हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों को समझाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो है ऑसिलेशन के कारण उत्पन्न होती है, और हमने अपने पार्ट 5 और पार्ट 6 में विशेष रूप से ये आपको एनिमेशन वीडियो के द्वारा दिखाया कि कैसे ये सब संभव हो सकता है। तो हमारा जो आज का प्रस्तुतिकरण है उसमें सबसे बड़ी जो आपको बताने का उद्देश्य कि मल्टी यूनिवर्स और उसके साथ साथ यूनिवर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। फोर्थ ऑसिलेटिंग यूनिवर्स और डैम्प्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। फोर्थ ऑसिलेटिंग यूनिवर्स अनंत काल तक ना उनका आदि होता है ना अंत होता है, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेटिंग यूनिवर्स एक यूनिवर्स से बनता है, फिर नष्ट होता है, फिर दूसरा यूनिवर्स बनता है, फिर नष्ट होता है। इस प्रकार से अनेक यूनिवर्स जो है अपने से हायर यूनिवर्स में बनते हैं। मतलब कहने का ये है कि हमारा यूनिवर्स है उसके जैसे ऑसिलेटिंग करते हुए यूनिवर्स जो है वो एक बड़े विशाल यूनिवर्स के अंदर अनेक यूनिवर्स होते हैं, वो भी ऑसिलेटिंग होते हैं। तो वो भीमका जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स होता है वो खुद भी अपर यानी उससे ऊपर वाले यूनिवर्स में होता है। इस तरह से हम अगर देखें तो
विशाल संख्या में ये क्रम जो है, जो चेन है यूनिवर्स ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की, तो अनंत काल तक होती है। तो ना कोई आदि ना कोई अंत, ऐसी बात सोच सकते हैं। तो अब अब क्या है कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पर ये बात कहने के बाद में जब हम बताते हैं कि आकाशीय पिंड कैसे बनते हैं और तारे जो है उनके डिफरेंट टेम्परेचर के अनुसार जो है हम सोचते हैं, उनके साइज के अनुसार सोचते हैं, उनके मास के अनुसार हम सोचते हैं कि यूनिवर्स में ऐसे भीमकाय तारे हैं और सुपरनोवा है, इस प्रकार से पल्सार तारे हैं, क्वाज़ार तारे हैं। और हम ये सोचना इसलिए जरूरी समझते हैं क्योंकि क्योंकि ब्रह्मांड में जो अब तक विजिबल यूनिवर्स में जितने हमें मिले हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितने हमें तारे मिले हैं, जितने ब्लैक होल की बातें सोची जा रही है, गैलेक्सियों की बातें सोची जा रही है, उनसे ये ज्ञात होता है कि हमारा जो यूनिवर्स जो है इस प्रकार से ऑसिलेटिंग नेचर का है और उसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मैंने जयंत नार्लिका सर की कुछ वीडियो देखे आयुका की वेबसाइट पर और आयुका के यूट्यूब चैनल पर भी देखे कि इम्पैक्ट को ये कॉलिजन की बात करते हैं। वो कहते हैं यूनिवर्स में जितने भी सर्जन होता है वो कॉलिजन के द्वारा होता है, लेकिन हम जो सोचते हैं वो कॉलिजन के द्वारा नहीं सोचते। मैं अपनी बात ये ऐसे कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन से ही आकाशीय पिंड बनते हैं, कन्वर्जन से नहीं। तो इसका ऐसा पीछे कहने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे कि हम आसपास के ग्रहों को, चंद्रमाओं को देख रहे हैं, या हम अपने सौर मंडल के बाहर दूसरे तारा मंडलों को देखते हैं जो अब तक ऑब्जर्व हुआ है, जो डेटा कहते हैं, उसके आधार पर हमने अपनी बात कही है। तो साथियों, आज के प्रस्तुतिकरण में हमारा क्या है कि कहना यह है कि यूनिवर्स जब एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड की ये बताते हैं कि जब यूनिवर्स एक्सपेंड होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, तो उसके उसके उसका विनाश हो जाएगा, उसका वो नष्ट हो जाएगा। और इससे क्या है कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो प्रोसेस है वो सारी क्या है कि अस्पष्ट हो जाती है। फिर हमें ये बात पता चलता है कि हकीकत में जो क्रिएशन की प्रोसेस है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इसमें क्रंच होना चाहिए, यानी कि यूनिवर्स एक्सपेंशन के साथ में कॉन्टेक्ट भी होता है, ऐसा सोचना जरूरी है। क्योंकि हमने आसपास के आकाशीय पिंडों में, तारों में, ग्रहों में देखा है कि उनकी पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस जो है किस प्रकार से बदलती है। तो ये एक प्रकार का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है। हमारा जो सूर्य है कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि अब तक 25 जो 24 सौर चक्र ऑब्जर्व किए जा चुके हैं और ये 25 सौर चक्र हैं और दुनिया भर के सौर वैज्ञानिक सूर्य को समझ रहे हैं, उसकी आकृति बदलती है। तो एक सौर चक्र में 11.1 वर्ष में सूर्य में क्या क्या बदलाव होते हैं, तो ऐसा ही दूसरे तारों में भी एक सौर चक्र, उनका उनका भी साइकिल होता होगा, तो उनमें भी ऐसा होता होगा। इसी प्रकार से गैर दानव ग्रहों का भी साइकिल होता होगा, इसी प्रकार से पृथ्वी का भी साइकिल है। एक पूरे सौर चक्र में क्या क्या बदलता है, सौर कलंक की संख्या बढ़ जाती है। कल मैंने अपने टेलीस्कोप से सौर कलंक देखे, तो आपको हैरानी की बात बताऊं, अभी इन दिनों में सूर्य में ब्लैक होल की संख्या, क्या सॉरी, ब्लैक सन स्पॉट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि सूर्य के डिस्क पर हम देखें तो करीब 15 के 10 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट यानी कि सन स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। कुछ सन स्पॉट बहुत बड़े आकार के हैं, तो इनकी संख्या बढ़ती जाती है और फिर घटती जाती है। जैसा कि सौर वैज्ञानिक बताते हैं कि 35 डिग्री अक्षांश तक सौर सौर कलंक दिखाई देते हैं। कुछ सौर कलंक जो है बड़े विशाल आकार के हैं, पृथ्वी से के साइज से भी काफी बड़े हैं। तो साथियों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि सूर्य में सौर कलंक जो है घटते बढ़ते हैं एक पूरे सौर चक्र में। साथ में सूर्य की आकृति बदलती है, पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस, इसको वेरिएबल ऑफ ब्राइटनेस कहते हैं। साथ में सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल स्थान बदलते हैं। और भी सूर्य के अंदर से कोरोनल मास इजेक्शन होता है, सोलर वेदर होता है, सोलर वाइंड निकलती है। सूर्य के
मिनिमम से मैक्सिमम, यानी कि सूर्य बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इस तरह से दूसरे तारों में भी होता है और हमारे पृथ्वी और दूसरे ग्रहों में भी होता है। तो ये साइकिल जो है हर एक का एक बेसिक नेचर है, चाहे ब्लैक होल हो, चाहे तारे हो, चाहे ग्रह हो, चाहे चंद्रमा हो। तो हम देखते हैं कि ऑसिलेशन जो है यूनिवर्स में जो है बहुत फास्ट है, ब्लैक होल में कम है, तारों में और कम है, और इस तरह से सूर्य में और कम है। और उसके बाद में हम देखें तो ग्रहों में और पृथ्वी में ऐसे कम होता होता, चंद्रमा में और कम हो जाता है और अंत से जाकर के बंद हो जाता है। तो ये जो पल्स होता है, ऑसिलेशन होता है, पल्सेशन होता है, ये इसकी एक रेट है, उसकी रेट के अनुसार, रेट का मतलब उसकी दर है। और वो सभी आकाशीय पिंडों और ब्लैक होल में, तारों में, ग्रहों में और इस प्रकार से ब्रह्मांड में अलग अलग रेट होती है। वो एक रेट से सभी ऑसिलेट नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि आगे जाकर के इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, एक सापेक्षवाद की बात आती है, एक रिलेटिव मोशन की बात उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड में सापेक्षिक जो घटनाएं हैं, चाहे मास का हो, चाहे लेंथ का हो, चाहे टाइम का हो, चाहे, तो हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद को एक नया नया रूप दे रहे हैं। इस तरह से हम एक नए तरीके से रिलेटिविटी की बात सोचते हैं। तो ऑसिलेशन को हम सापेक्षवाद के रूप में देख सकते हैं कि सभी एक कंपेरेटिव, एक रिलेटिव, उनमें क्या है कि ऑसिलेशन होता है, जिसके कारण क्या है कि आकाशीय पिंड जो है हमें विशाल रूप में क्या ऑसिलेट होते हुए दिखाई देते हैं, और शॉर्ट स्केल पर देखते हैं तो हमें रोटेशन और रिवॉल्विंग दिखाई देता है, यानी घूर्णन और परिक्रमण दिखाई देता है। तो आप सोचिए कि ये आइडिया मेरे दिमाग में किस तरह से आया, ये आप इस पे आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि मैं आसपास की चीजों को ट्वीट होते हुए देखता हूँ। वो लिविंग्स है, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे, सभी में, हमारे शरीर में, मैमल्स में, ऑर्थोपोडा में, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया में, सभी में। तो उनका स्ट्रक्चर देखता हूँ, उनमें चेंजेस होते हैं, ब्रांचिंग ऑफ लीव्स, ब्रांचिंग ऑफ स्टेम्स, और इस प्रकार से फाइलोटैक्सी, इन्फ्लोरेसेंस, इन सभी बातों को मैं सोचता हूँ। जब आप अपने आसपास के लिविंग्स को देखेंगे, उसके बाद में मैं अपने इस पृथ्वी ग्रह के बारे में सोचता हूँ, इसके नक्शे को जब सोचता हूँ, वर्ल्ड मैप को सोचता हूँ, जब फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड आप विचार करेंगे, तो आप कहेंगे उत्तर और दक्षिण गोलार्ध एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ये केवल हवाओं में, पानी में या बादलों में नहीं होता, बल्कि सॉलिड जो लिथोस्फीयर क्रस्ट है, जो महाद्वीपों का स्ट्रक्चर है, उसमें भी होता है। और टेक्टोनिक हलचल होती है, सीस्मिक हलचल होती है, इनर कोर, आउटर कोर, इस प्रकार से पूरा जो अर्थ सिस्टम है, जो मून है मून जो है वो बेरी सेंटर की परिक्रमा करता है। वो बेरी सेंटर क्यों बना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना क्यों, किसने उत्पन्न कर दिया? तो वो वास्तव में एक प्रकार का ऑसिलेशन है। तो बेरी सेंटर की उत्पत्ति इस तरह से होती है कि आप देखिए कि एक विशाल ऑसिलेशन के कारण बेरी सेंटर उत्पन्न होता है। चाहे हमारे पृथ्वी की सिस्टम की बात करो, चाहे दूसरे ग्रहों की सिस्टम की बात करो, चाहे सोलर सिस्टम की बात करो, तो कई खगोल शास्त्रियों का कहना है कि जुपिटर जो है वो सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि बेरी सेंटर की परिक्रमा करता है। इसी प्रकार से दूसरे शनि, यूरेनस, नेपच्यून और भी ग्रह हैं, वो भी ऐसे करते हैं। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सभी ऐसे करते हैं। और ये क्या है, बेरी सेंटर को अगर हम देखें, इस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम है, इस प्रकार से ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देता है। तो हमारे दिमाग में इसी क्रम में आता है कि वास्तव में घूर्णन तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ना ही परिक्रमण हो रहा है, सूर्य भी घूर्णन नहीं कर रहा है, और ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। अब बताया जाता है 365 प्लस 1/4 दिन में क्या है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में तो ये है कि उसकी स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड कभी तो कम होती है, कभी तेज होती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं टोटल ओवरऑल देखें तो 365 प्लस 1/4 जरूर है, लेकिन लेकिन उसमें स्पीड इतनी का उतार चढ़ाव इतना ज्यादा होता है, और ऑर्बिटल पाथ जो है, जो इलिप्टिकल है, वो ऐसा इलिप्टिकल बना ही क्यों? वो क्या जोहान्स केपलर के रूल के अनुसार नहीं है, बल्कि क्या है, ये इलिप्टिकल पाथ ग्रहों का इस कारण से बना कि एंटायर सोलर सिस्टम इस प्रकार से
ऑसिलेट कर रहा है, धड़क रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो साथियों, इस तरह से हम दूसरे तारों के बारे में भी सोच सकते हैं और दूसरे ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में सोच सकते हैं। ये बेरी सेंटर की बात क्यों आती है? क्योंकि ये बेरी सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि विराट ऑसिलेशन है, जिसके कारण बेरी सेंटर उत्पन्न होता है। इस तरह से दूसरे तारों के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, इस प्रकार से ब्रह्मांड में गैलेक्सियां जो क्लस्टर है वो क्या है कि यूनिवर्स की परिक्रमा करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम विराट रूप से सोचते हैं तो हमें ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की एक नई अवधारणा हम सोचते हैं। आज हम इस पार्ट 7 में जो बात आपके सामने रखी है, जो जो बातें रखी है, आप इस पे विचार कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और सोचिए कि हम छोटे स्तर पर कैसे सोचते हैं, शॉर्ट स्केल पर कैसे सोचते हैं, और और बिग मतलब माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर, शॉर्ट स्केल पर और हायर हायर स्केल पर हम सोचे हैं तो उसमें फर्क होता है। घड़ी के 3 सुई होते हैं, सेकंड का, मिनट का, घंटे का। तीनों की स्पीड अलग अलग क्यों होती है? तीनों क्या है कि क्योंकि उनका जो एक्चुअल में जो जो पहिया होता है, जो जो पहले मैकेनिकल घड़ी होती थी, आजकल तो डिजिटल घड़ी में हम देखते हैं, तो उनका रेशियो बनाया हुआ होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में जो टाइम का हमने जो कल्पना की है, हमें उसको सोचना पड़ेगा। मेरे कुछ मित्र जो मजाक करते हैं इस प्रकार से कि फिर काल गणना सब बदल जाएगी, और आप जो काल गणना की बात सोचते हो, तो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की अवधारणा से हमारी क्या सोच में क्या बदलाव आएगा? अब तक जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के जो हाइपोथेसिस आपने देखे, पढ़े, जिसने भी पढ़े हैं, क्या उसमें कोई व्यवहारिक एक्सप्लेनेशन है? कोई जो हम दैनिक जीवन में अपने आसपास में देख सकते हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जो ये इस प्रकार से जो सोच है, जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की, हम एक अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। साथियों, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स एक ऐसी अवधारणा है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे आसपास के आकाशीय पिंड, हमारे आसपास की चीजें, वस्तुएं सभी धड़क रही है, वाइब्रेट कर रही है। तरंगे क्यों बनती है? इस प्रकार से तरंगे क्यों बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कल्पना की जाती है। अब एक समय ऐसा था जब प्रकाश के बारे में पार्टिकल सिद्धांत दिया गया, जो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया और हाइगन ने तरंग सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि एक काल्पनिक माध्यम ईथर में प्रकाश तरंगे चल करके हम तक आती है। फिर बाद में इसकी जांच हुई कि वो ईथर नामक काल्पनिक माध्यम होता है या नहीं होता है। तो वो ईथर नामक काल्पनिक माध्यम जो है प्रयोगों से साबित नहीं हुआ, लेकिन अब वो दूसरे रूप में सामने आ रहा है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। अब ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं, वो किसी मैटर में चलती है, 3D में। ऐसे तो है नहीं है कि केवल स्पेस में चलती है। तो ऐसा ऐसा हम एक नए रूप में देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो तरंगों की उत्पत्ति होती है, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो, चाहे वो रेडिएशन के रूप में हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, तो अब आपके सामने एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात करने वाले अनेक वैज्ञानिक हुए हैं। न्यूटन भी सोचते थे कि एक एक फॉर्मूला जिससे सारी बातें समझाई जा सके। आइंस्टाइन भी ऐसा सोचते थे, एडिंगटन भी ऐसा सोचते थे। ऐसे वर्तमान में स्टीफन हॉकिंग भी, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। लेकिन उस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में उन्होंने ना तो जियो साइंस के किसी बात की कोई बात कही है, ना इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात कही है। तो हम आज आपके सामने जो कह रहे हैं कि हमारे दौलनी ब्रह्मांड के सिद्धांत के अनुसार थ्योरी ऑफ एवरीथिंग किस तरह से होती है, हम सोचते हैं कि सभी आकाशीय पिंड हो, सभी लिविंग्स हो, सब ट्विस्ट टाइट हो रहे हैं, मरोड़े निचोड़े जा रहे हैं, सभी में एक विशाल जैसे कि मैंने आपके सामने तो साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज के समय में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, सभी का नेचर कैसा है। एक बात यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की बात कही जाती है। तो अब इन जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनको हम ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की अवधारणा के अनुसार कैसे एक्सप्लेन करते हैं।
ये हम आपके सामने हमने जितना भी अब तक एपिसोड प्रस्तुत किए हैं, हमने अलग अलग एपिसोड के माध्यम से आपके सामने बात रखी है। और इन एपिसोड को आपके सामने रखने के बाद में हम जो मूल बात कहना चाहते हैं, जो जिसका महत्व हमारे डेली लाइफ में, हमारे आसपास की चीजों में इस पर दिखता है। आज डिजिटल क्रांति है और आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी किस स्तर पर पहुंच रही है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मेरे थ्योरी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स को चेक करते हैं, यानी एआई के द्वारा अगर ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की मेरी जो हाइपोथेसिस है, अगर आप इसकी जांच करें तो आप सोच सकते हैं कि हम जिसको घूर्णन परिक्रमण कहते हैं, उनका उसको ऑसिलेटिंग हाइपोथेसिस से कैसे समझा जाएगा, और फिर दिन रात कैसे समझ में आएगा, ऋतुएं कैसे समझ में आएगी, ग्रहण के बारे में क्या हमें जानकारी मिलेगी। इन सब बातों को आपके सामने रखने के बाद में तो इन सब बातों को रखने के बाद में अब आपने इतने एपिसोड देखे मेरे, तो आप क्या सोचते हैं कि अब हम इसको कैसे मतलब क्या है कि एक साइंटिफिक एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से देखें, तो व्यवहारिक रूप से देखें, तो आपको अगर ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जांच करनी है तो हम डेली लाइफ में कैसे करें, वेव्स के बारे में क्या सोचते हैं, तो तरंगों के बारे में हम क्या सोचते हैं, किसी भी प्रकार की तरंगे हो, चाहे प्रकाश तरंगे हो, चाहे विद्युत चुंबकीय तरंगे हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण तरंगे हो, वेव्स का बेसिक नेचर क्या है। तो इस तरह से हमने आपके सामने ये सब रखा है, और मैं समझता हूँ आज जो प्रस्तुतिकरण आपके सामने रखा गया है, आप इसके बारे में अपने लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा करें, विचार करें, और आप में से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने मैंने जो बात रखी है, तो आज के प्रस्तुतिकरण में आपने जो जो बातें देखी है, मल्टी यूनिवर्स की बात और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के प्रकार, डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, और इसके बाद में आपको मैंने बताया कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे होता है और कैसे यूनिवर्स सृजन और विनाश करता है। तो ऐसा अब तक किसी ने दावा नहीं किया है, तो मैंने जो दावे किए हैं, मैंने जो बात कही है, उस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर किसी साथी को ये मेरी जो पुस्तक है उसका पीडीएफ की आवश्यकता हो तो मैं उसको दे सकता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये मेरी पुस्तक है, सुपर कॉन्टिनेंट ए गिगेंटिक इल्यूजन, जो मैं पीडीएफ इसकी आपको अवेलेबल कर सकता हूँ। और देखिए आपके सामने ये देखिए, ये देखिए। तो धन्यवाद साथियों। मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने बातें प्रस्तुत की आप उस पर जरूर विचार करेंगे। तो आप इन सभी पर विचार करने के बाद में किसी न किसी परिणाम पर, किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगले पार्ट 8 में हम कुछ व्यवहारिक बातों की तरफ चलेंगे और हमारे डेली लाइफ में, हमारे आसपास में जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है उस पर विचार करेंगे, क्या उसका ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पे कोई कनेक्शन है। धन्यवाद।